Everyone, this is a short video of the Urdu counseling for most of the MCPS, FCPS and IMM candidates. They can also get it, and you can also utilize it in your daily routine for telling about the endometrial hyperplasia to your patients. आपको ये endometrial hyperplasia एग्ज़ाम में मस्ट एक स्टेशन आएगा ऑन्कोलॉजी में। endometrial hyperplasia डिफरेंट तरीके से आ सकता है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं इसकी टाइप्स हैं, endometrial hyperplasia with atypia and endometrial hyperplasia without atypia. तो मैं आपको ओवरऑल उर्दू काउंसलिंग बताऊंगी and then you can incorporate into your specific scenarios. Okay, so how you will tell your patient about the endometrial hyperplasia. सबसे पहले अगर तो आपकी कोई भी काउंसलिंग आप शुरू करती हैं और आपने पेशेंट को फर्स्ट टाइम बताना है endometrial hyperplasia के बारे में, तो जैसे कि ये एक गुड न्यूज़ नहीं है, ठीक है। या तो आपको कोई रिपोर्ट दी गई होगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि पेशेंट को endometrial hyperplasia है एंड नाउ यू हैव टू डिस्कस दैट रिपोर्ट विद योर पेशेंट। ठीक, आपने इसको किस तरह स्टार्ट करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द पेशेंट सेफ्टी एज वेल। सो आपने पेशेंट को और एम्पैथी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इन स्टेशंस में। आपने पेशेंट को कहना है कि मेरे पास एक तहरीरी रिपोर्ट मौजूद है जिसमें आपकी बीमारी के बारे में बताया गया है। मैं आपकी ये तहरीरी रिपोर्ट आपके अस्पताल के नंबर से कंफर्म करा चुकी हूँ। मुझे आपसे इस तहरीरी रिपोर्ट के बारे में कुछ बातचीत करनी है। अगर तो आप मुतमईन हैं तो क्या मैं आपको रिपोर्ट के बारे में बता सकती हूँ, और अगर आप किसी को अपने साथ बुलाना चाहती हैं तो आप बुला सकती हैं, और अगर आप चाहती हैं कि नर्स की मौजूदगी में आपको रिपोर्ट बताई जाए तो भी मैं आपको इस तरह बताने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको आसान अल्फाज में बताती चलूँ कि आपकी रिपोर्ट में endometrial hyperplasia आया है। endometrial hyperplasia एक तिब्बी टर्म है। अमूमी तौर पर आपने ड्रॉ करके बताना है, जैसे कि ये बच्चेदानी है, बच्चेदानी की अंदरूनी तय। यू हैव टू ड्रॉ इट फॉर योर पेशेंट लाइक इफ़ दिस इज़ द यूट्रस, ठीक है, और ये बच्चेदानी की अंदरूनी तय है। बच्चेदानी की अंदरूनी तह को अमूमी ज़बान में या तिब्बी ज़बान में अमूमी तौर पर तिब्बी ज़बान में इंडोमेट्रियम कहते हैं। इसकी मोटाई मुख्तलिफ़ औरतों में मुख्तलिफ़ औकात पर तब्दील होती रहती है। जैसे कि वो औरतें जिनमें अभी संन्यास नहीं हुआ यानी मीनोपॉज, तो उनमें माहवारी के मुख्तलिफ़ हिस्सों में माहवारी शुरू होने से पहले इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, ख़त्म होने के बाद ये बारीक तरीन हो जाती हैं। लेकिन वो औरतें जो संन्यास वाली औरतें हैं यानी मीनोपॉजल औरतें हैं, इनमें ये कदरें बारीक होती हैं और 4 मिलीमीटर से कम होती हैं। वाई आई एम टेलिंग यू बोथ दीज थिंग्स बिकॉज यू कैन गेट योर पेशेंट विद endometrial hyperplasia. She must not be postmenopausal, she can be प्रीमेनोपॉजल वुमेन, राइट। सो आपको दोनों बातें उर्दू में बतानी आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर तो पोस्टमेनोपॉजल है तो फिर आपने बताना है कि अमूमी तौर पर वो औरतें जिनमें संन्यास हो चुका हो, उनमें बच्चेदानी की अंदरूनी तय कदरें बारीक होती हैं जो 4 मिलीमीटर से कम की पैमाइश रखती हैं। अगर तो इस पैमाइश में इजाफा हो जाए तो इसको हम endometrial hyperplasia कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जैसे वज़न की ज़्यादती यानी BMI, कद और वज़न का तनासब ज़्यादा होना, माहवारी बंद होने के बाद रतूबत वाली अद्वियात का इस्तेमाल करना जिसको हम HRT कहते हैं। अमूमी तौर पर यह अद्वियात संन्यास वाली औरतें इस्तेमाल करती हैं क्योंकि माहवारी बंद होने के बाद उनको कुछ अलामात महसूस होती हैं। वो औरतें जिनमें सीने की गलटी या ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनमें कुछ अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जिनको टेमोक्सिफिन कहते हैं, और ये टेमोक्सिफिन नामी अद्वियात बच्चेदानी की अंदरूनी तह पर असरानंदाज होकर इसकी मोटाई में इजाफा करती है और इसके खलियों में रद्दोबदल करती हैं, जिसकी वजह से endometrial hyperplasia या उसकी अंदरूनी तह मोटी हो जाती है। ये सिर्फ अंदरूनी तह की मोटाई नहीं होती, बल्कि इन बच्चेदानी के अंदर की जो तह है इसके खलियों में भी कुछ रद्दोबदल आता है। इसके अलावा अंतर्दानी में मौजूद रसोली कुछ ऐसी रतूबत खारिज करती है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, और ये एक ख़ास किस्म की अंतर्दानी का कैंसर है जिसको ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर कहते हैं। ये जो रतूबत खारिज करती है ये भी बच्चेदानी की अंदरूनी तह पर असरअंदाज होती हैं।
अमूमी तौर पर बाकी वजूहात ये ज़्यादातर उन औरतों में होता है जिनके बच्चे कम होते हैं या बच्चे नहीं होते हैं, यानी कभी हमल ठहरा नहीं होता। माहवारी का कम उम्र में शुरू होना और माहवारी की मुअय्यना मुद्दत यानी 51 ईयर्स के बाद भी बंद ना होना, या तो शुगर का होना और ख़ानदान में बच्चेदानी, अंडादानी और या बड़ी आंत के कैंसर का होना। इन तमाम वजूहात की वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। आपकी मालूमात के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि ये 2 अक़साम का होता है, जिसमें एक में कैंसर में तब्दील होने की सलाहियत कदरे कम होती है, लेकिन जो दूसरी किस्म है उसमें कैंसर में तब्दील होने की अलामात ज़्यादा हैं, भरपूर सलाहियत रखता है कैंसर में तब्दील होने की। इफ़ यू गेट योर पेशेंट एज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया और विद एटीपिया, तो आपने दोनों का बताना है, ठीक है। अगर तो आपका विदाउट एटीपिया का केस है तो आपने कहना है कि बच्चेदानी की अंदरूनी तह मोटी हो गई है, खिलियों में रद्दोबदल आ गया है, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर में तब्दील होने के इम्कानात कम हैं। अमूमी तौर पर 20 साल के दौरानिए में 5 में से 100 ख़वातीन जिनको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। दूसरी किस्म जिसको हम एटीपिया कहते हैं तिब्बी ज़बान में, इसके कैंसर में तब्दील होने की शरह बहुत ज़्यादा है। अगर तो आपसे नॉर्मली पूछा जाए या काउंसलिंग करनी हो पेशेंट की कि हमें एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसे मालूम होगी, इस तरह का भी कोई स्टेशन आ सकता है, तो आपने उनको बताना है कि वो औरतें जिनमें माहवारी बहुत ज़्यादा होती हैं, या वो औरतें जो अद्वियात इस्तेमाल करती हैं माहवारी ज़्यादा होने के बावजूद भी अद्वियात इस्तेमाल करती हैं और उनकी माहवारी कम नहीं होती, या वो औरतें जिनको 2 माहवारियों के दरमियान धब्बा लगता है, या वो औरतें जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए या छाती के सरतान के लिए कुछ अद्वियात इस्तेमाल करती हैं जैसे टेमोक्सिफेन वगैरह। इन औरतों में अमूमी तौर पर अल्ट्रासाउंड के वक्त अगर देखा जाए तो अगर बच्चेदानी के अंदरूनी तह की मोटाई ज़्यादा है तो फिर हमारे लिए ये तशवीश कुन बात है। जैसे कि अगर तो संन्यास वाली औरतें हैं और जिनकी माहवारी बंद हो चुकी है, अगर बच्चेदानी की अंदरूनी तह 4 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है अल्ट्रासाउंड पर, तो इन औरतों में हम इसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। अगर आपको रिपोर्ट दी है, जैसे कि आपके केस में आपको ये अलामात थी, फिर हमने अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें बच्चेदानी के अंदरूनी तह की मोटाई ज़्यादा आई, ठीक है। अगर तो मोटाई ज़्यादा आती है तो इसके बाद हम कुछ खोलिए लेते हैं जो हम अंदरूनी हिस्से से लेते हैं बच्चेदानी के। ये अमूमी तौर पर 2 तरीक़ों से लिए जाते हैं। एक हम पाइपल बायोप्सी कहते हैं, जिसमें आपको नशा नहीं दिया जाएगा, ओपीडी में ही नीचे से सैंपल ले लिया जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर वो औरतें जो तकलीफ़ महसूस करती हैं इस प्रोसेस के दौरान और जो चाहती हैं कि उनके बच्चेदानी से खिलिए नशे में लिए जाएं, तो ताकि उनको दर्द महसूस ना हो, तो उसके लिए हम हिस्टेरोस्कोपी करते हैं और वहाँ से हम बच्चेदानी के अंदर से खिलिए ले लेते हैं जो हम टेस्ट के लिए भिजवाते हैं, और उसके बाद हमें हतमी तौर पर पता चलता है कि ये किस टाइप का मोटाई है और इसमें किस टाइप का खिलियों का रद्दोबदल आया है, ठीक है। और हिस्टेरोस्कोपी करने के कुछ और भी फ़वाइद हैं, जैसे कि अगर तो आपको 2 माहवारियों के दरमियान धब्बा पड़ता है तो इसमें बच्चेदानी की अंदरूनी तह कुछ इस हद तक मोटी हो जाती है जिसको हमारी तिब्बी ज़बान में पॉलिप कहते हैं। अगर तो हिस्टेरोस्कोपी यानी कैमरे के ज़रिए देखने के दौरान हमें मालूम होता है कि अंदर की तरफ हमारे पास पॉलिप बना हुआ है, यानी बच्चेदानी की अंदरूनी तह कदरे मोटी हो गई है, तो उसके दौरान हम इसको भी हटा सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताती चलूँ कि जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया है या विदाउट एटीपिया है, 2 अक़साम हैं। अगर तो आपकी पेशेंट विदाउट एटीपिया की है तो आपने उसको कहना है कि आपने परेशान नहीं होना है। जो आपकी बीमारी हमारे पास आई है उसमें खुलियों का रद्दोबदल इतना शदीद किस्म का नहीं है, कैंसर में तब्दील होने के इम्कानात बहुत कम है। हमारे पास 3 तरीके इलाज मौजूद हैं। एक तरीका इलाज ये है कि हम आपको किसी किस्म की अद्वियात ना दें और आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करें, ठीक है। क्योंकि अक्सर जो आपको मैंने बताया है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया जो विदाउट एटीपिया है उसमें ख़ुद ब खुद ठीक होने की सलाहियत भी है,
74% औरतों में तहकीक ने बताया है कि अगर कोई इलाज ना दिया जाए तब भी अंदरूनी हिस्सा खुद ब खुद ठीक हो सकता है बच्चेदानी का। दूसरा तरीका हमारे पास रतूबत वाली अद्वियात हैं। या तो ये अद्वियात आपको खानी पड़ेंगी, जैसे कि मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन नामी अद्वियात है, 10 to 20 मिलीग्राम, 10 से 20 मिलीग्राम की गोली आप लेंगी। या एक और किस्म की गोली है जिसको हम नॉरेथिस्टेरोन कहते हैं, जो आप 10 से 15 मिलीग्राम पर डे पर इस्तेमाल करेंगी। ये अद्वियात आपको मुसलसल इस्तेमाल करनी है और आपने इसमें वक्फ़ा नहीं करना, और इसका दौरानिया 6 महीने तक होगा। अगर आप ये अद्वियात इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं और इसकी कामयाबी की शरह तनासुब 50% से ऊपर है, ठीक है। अगर तो आप अद्वियात इस्तेमाल नहीं करना चाहती तो फिर हमारे पास एक और तरीका इलाज है, जिसमें वही रतूबत जो आप गोलियों के ज़रिए इस्तेमाल करेंगी वो आपको छल्ले के ज़रिए नीचे से रखवा दी जाएगी। छल्ला आप 5 साल के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप बच्चे नहीं चाहती हैं और वक्फ़ा भी करना चाहती हैं, इफ़ शी इज़ नॉट पोस्ट मेनोपॉज़ल, तो ये 5 साल तक आप रख सकती हैं। अगर छल्ला रखवाया है आपने और आपने कुछ अद्वियात इस्तेमाल की हैं, तो इसके बाद हमने आपको कुछ वक्त तक फॉलो अप करना है, ठीक है। हम वक्तन फ़वक्तन आपको देखते रहेंगे। 6 माह बाद, इलाज पूरे होने के 6 माह बाद आपके टेस्ट दोबारा किए जाएंगे। इसके लिए आपको दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। 6 माह गुजरने के बाद अगर टेस्ट साफ़ आता है तो फिर अगला टेस्ट 6 महीने के बाद कराया जाएगा। अगर तो 6 महीनों के दौरान 2 टेस्ट होते हैं और दोनों साफ़ आते हैं तो आपका इलाज मुकम्मल हो चुका है और आपको दोबारा कोई टेस्ट नहीं कराना होगा। लेकिन अगर तो किसी भी वक्त आपको नीचे से खून पड़ता है या कोई और अलामत महसूस होती हैं तो आपको फ़ौरन हस्पताल आना होगा। लेकिन वो औरतें जिनके कद और वज़न का तनासुब 35 के ऊपर है और जिन्होंने अद्वियात इस्तेमाल की है और छल्ला नहीं रखवाया, अगर 2-6 माह के टेस्ट नेगेटिव आते हैं तब भी उनको हर साल एक टेस्ट करवाना होगा, ओके। अमूमी तौर पर वो औरतें जिनमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटीपिया होता है, यानी आपके खीलियों का रद्द-बदल इतना शदीद किस्म का नहीं होता, इनको हम यही तरीके इलाज देते हैं। बच्चेदानी हटाने का इलाज सिर्फ उन औरतों के लिए है जो और बच्चे पैदा करने की ख्वाहिशमंद नहीं है या दौरान इलाज दूसरी किस्म का एटीपिया तब्दील हो जाता है, यानी कि ये बीमारी दूसरी किस्म की खीलियों का रद्द-बदल हो जाता है, जिसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया कहते हैं। या इलाज से उनको मुसलसल इलाज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या दौरान इलाज उनको बार बार अलामात महसूस होती हैं, जैसे खून का पड़ना या नीचे से खून जारी रहता है, या औरत चाहती है कि वो बार बार टेस्ट ना करवाएं, ठीक है, वो बार बार ओपीडी नहीं आ सकती, तो इनमें हम बच्चेदानी हटाने का इलाज फराहम करते हैं। दूसरी किस्म जो मैंने आपको बताई है, जिसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विद एटीपिया कहते हैं, इसकी कैंसर में तब्दील होने की शरह बहुत ज़्यादा है और ये खीलिये कैंसर में तब्दील होने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसलिए अमूमी तौर पर इन औरतों में हम बच्चेदानी हटाने का इलाज ही तजवीज़ करते हैं। अगर तो आपकी उम्र 45 साल से कम है तो फिर आपकी अंडादानी नहीं हटाई जाएगी, सिर्फ बच्चेदानी हटाई जाएगी। अगर तो उससे ज़्यादा है तो अंडादानियों के ज़रिए बच्चेदानी भी हटाई जाएगी। मैं आपको एक मालूमाती किताबचा फराहम करती हूँ, आप उसको पढ़ लें, देख लें। आपको जो तरीक़े इलाज समझ आता है आप फिर मुझे बता दें। शुक्रिया।